नो प्रॉब्लम। यस ओके। सो यहाँ पे मेरा एग्जांपल ये था कि जैसे हमारे पास क्या होते हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स हमारी अनलिमिटेड है। जैसे हम जब से बॉर्न हुए हैं तब से हमारी डिमांड्स शुरू हो गई और उनको फुलफिल करते 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 मतलब डिमांड्स आर नेवर एंडिंग, दे आर नेवर एंडिंग एंड दे अकर डे बाय डे, इंक्रीज डे बाय डे। क्यों? आज हमारी कोई और डिमांड है, अगर आज हम उस डिमांड को फुलफिल भी कर लेते हैं तो हम सोचेंगे फ्यूचर में कि यार चलो ठीक है हमारी एक डिमांड पूरी हो गई, उसके बाद में हमारी दूसरी डिमांड होगी तब देखेंगे। बट क्या होता है, वो डिमांड जैसे ही हमारी पूरी होती है तुरंत न्यू डिमांड आ जाती है, फिर वो डिमांड पूरी होती है फिर हमारी और न्यू डिमांड आ जाती है। अब सपोज एक एग्जांपल, हम लोग एज अ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे मंथली हमारी इनकम है 5000। वो हम चाहे जैसे भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं या हमें पॉकेट मनी मिल रहा है घर से कहीं से भी, तो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 5000 का। अब वो 5000 रुपीज है हमारे पास, वो हमारा रिसोर्स है, ओके, कैपिटल है वो हमारी। तो अब वो रिसोर्स क्या है, क्या वो सफिशिएंट है कि हम उससे सारी चीजें फुलफिल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, बिकॉज दे आर 5000 एंड दैट मनी इज वेरी लेस इन नंबर। और हमारे पास बहुत सारी डिमांड है कि हमें न्यू फोन खरीदना है, हमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, हमें कोई शेयर परचेज करना है, कहीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, कोई गिफ्ट खरीदना है, घर में किसी की बर्थडे या कुछ है। मतलब इतनी सारी डिमांड आ जा रही हैं उस एक अमाउंट के लिए, उस 5000 अमाउंट के लिए। तो सिमिलरली बिजनेस के साथ भी ऐसा होता है कि बिजनेस को भी फंड्स की जरूरत होती है और उनके पास भी फंड्स की स्कैसिटी रहती है। अब हम चाहे जितने बड़े भी बिजनेस को देखें, कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के स्मूथली वर्क नहीं करता। हर एक बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत होती है। अगर सपोज मेरा कोई बिजनेस है, मैंने स्टार्टअप किया, अब उस स्टार्टअप को करने के बाद मेरे पास जितना भी अमाउंट था, सपोजिंग 2 to 3 lakhs, तो वो अमाउंट सारा कुछ इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है वैसे वैसे उस बिजनेस की नीड्स भी बढ़ रही हैं। तो जब नीड्स बढ़ती है तो उसके लिए, अब वो नीड्स बढ़ रही हैं तो उन्हें फुलफिल करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वहां से फाइनेंशियल मार्केट्स का रोल शुरू होता है। तो बेसिकली व्हाट द फाइनेंशियल मार्केट इज डूइंग, कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है कि भाई हम एज अ कंज्यूमर है, मेरे पास एक मैं हूँ कि मेरे पास ये है कि भाई मेरे पास अभी 5000 है, तो मुझे एक महीने बाद भी अगर बाकी सारे ऑप्शंस पूरा करने के लिए, मीन्स इसमें ये होता है कि आपकी प्रायोरिटी डिमांड्स आप पहले रखते हैं और फिर उसके बाद में लेस प्रायोरिटी डिमांड्स आती हैं कि उस टाइम पे जिस भी डिमांड की जरूरत है सबसे पहले वो फुलफिल करेंगे, उसके बाद हम दूसरी डिमांड पे जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 5000 उठाए और स्टॉक मार्केट में वो शेयर्स परचेज कर लिए। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार अभी ये वाला शेयर अच्छा है, ये कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, तो हो सकता है इस मंथ मुझे 10% या 20% मेरे प्राइस पे। बट वो भी क्या होता है, वो जब हम बिल्कुल फंडामेंटली उसको चेक करके शेयर्स में परचेज कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना अमाउंट। तो क्या हुआ कि मैंने जो है अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उधर कंपनी को भी जरूरत है, कंपनी को खैर इतने छोटे अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी 5000 की, उसके पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि जिनके पास 5000 है, तो वो सब इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी को फंड्स की जरूरत है और हमें भी इंटरेस्ट की जरूरत है कि हमारे अमाउंट जो खाली रखा हुआ है उस पे हमें बढ़ के इंटरेस्ट मिले। तो हमने क्या किया, वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो वहां से फाइनेंशियल मार्केट का रोल शुरू होता है। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था आप लोगों को समझाने के लिए। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है, इनका रोल क्या होता है, कहाँ से रोल आता है, फिर इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है। ठीक है, देखो इकोनॉमी, अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। ओके, सो इकोनॉमी में क्या है कि इकोनॉमी बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जितना इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रही है तो उससे इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है। तो अगर बिजनेस ग्रो करेंगे तो इकोनॉमी हमारी ऑटोमेटिकली it will also grow. So यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। तो अब आगे बढ़ते हैं। Moving ahead, um, so these are the certain benefits to economies, that efficient allocation of resources. It will add investment to the stock of capital. It will increase in consumer spending,
इंक्रीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड. सो अगर हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो हम इंटरनेशनल ट्रेड में मीन्स और एक्सपोर्ट्स करेंगे, and that will also foster the economic growth. Okay. And the increase in consumer spending will also be increased, because if the saver will get the higher amount, the interest in the from the money they invested, because जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पे कंज्यूमर्स को बढ़ के इंटरेस्ट मिलेगा, तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग्स भी बढ़ जाएंगी. ओके. सो अब पॉइंट आता है कि इन्वेस्टर्स कैसे जो है बेनिफिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके. सो अच्छा, आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि इन्वेस्टर्स कैसे बेनिफिट करेंगे फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कि इन्वेस्टर्स को कैसे बेनिफिट होगा. उनको भी डिविडेंड मिलता है उस पे और इंटरेस्ट मिलते हैं. हाँ, उनको भी डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और Ma'am, they get return from their investment, and also they get slightly ownership, like in the shares in which they are invested. They get connected to the company. Yes. Very good. And सब बोलो भाई, बाकी सब फर्दर एक्सपेंशन होता है. सो लाइक 1% इक्विटी से अगर मैं कुछ इन्वेस्ट किया तो लेटर स्टेजेस इफ कंपनी ग्रोज माय मनी विल आल्सो ग्रो, सो इन दैट परसेंटेज आई विल गेट द रिटर्न. तो ऐसे भी रिटर्न्स आते हैं मैम. कौन बाकी चुप बैठा हुआ है? साक्षी. गुड वन अर्नव. इफ अगर राइट इश्यू हो गया, सपोज किसी ने शेयर्स इन्वेस्ट किए एंड बोनस शेयर्स उनको या राइट इश्यूज हो गया. एग्जांपल एक केस हुआ था इन केस ऑफ विप्रो इन्फोसिस, आई डोंट रिमेम्बर, बट they were the investors who have invested a very less amount, and now the amount has turned into some 13 to 14,000 crores. The amount was just some thousands and which turned into crores. So it was a huge profit for them because they have invested in the right company. So this can be one of the benefit. Yes. Very good. Hello. Good one. It's a sexy. Hello. Yes, Sakshi, very good. A good response. Aditi. Yes, ma'am. What are your thoughts? Ma'am, I have already spoken. Like the investors also get a slight of ownership in the asset in which they are investing. Yeah, okay. Madhu? Depending on their amount. I mean, they will get an increase in the income, ma'am. Yes. Increase in income through? They can have the higher liquidity in the stock market, means they can quickly sell their shares if the prices are high. Okay. So yeah, very good, all of you. You all know the answers of this, that how investors will benefit from investing. Okay. So investing is also be related with a high risk. If we want to earn high profits, then we have to bear the high risk also, because the risk and the profits, the high risk, the higher will be the profit, the lower the risk, the lower will be the profits. Okay. So there are different schemes. You all know that कि banks में अगर हमारे पास जितनी भी schemes आती हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जनरली लो होता है, बिकॉज उसमें रिस्क भी बहुत कम होता है, मतलब कोई रिस्क नहीं होता. अगर बैंक ऑफिशियल है, मींस गवर्नमेंट बैंक है,
या तो वहां पे इन्वेस्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चिटफंड कंपनी है या फिर हम कोई ऐसा बैंक है जो अनऑथराइज्ड है उसमें हम इन्वेस्ट करें तो वहां पे रिस्क होता है। बट अगर हम कोई गवर्नमेंट बैंक या कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर इंटरेस्ट बहुत लो होता है। बट अगर आपको बिल्कुल कम रिस्क चाहिए तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। तो इसमें भी फर्दर इन्वेस्टर्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, वो हम लोग कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्कीम्स होती हैं, क्या क्या फाइनेंशियल एवेन्यूज हैं हमारे पास। हम जो इन्वेस्टर्स को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आप अगर आपको रिस्क नहीं चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको इतना रिस्क चाहिए तो आप ये वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम हायर रिस्क की बात करें तो हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट्स में। ठीक है, इक्विटी मार्केट्स क्या है कि अगर आप बिल्कुल प्लान्ड वे में, अगर हम प्लान्ड वे में उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल प्रॉफिट ही होता है हमें। अगर हमने बिना सोचे समझे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने उस कंपनी का कुछ नहीं चेक किया, कोई उसकी बैलेंस शीट नहीं चेक करी, उसके कोई रेशियोज नहीं चेक करे, तो वहां पे हमारे पास बहुत हाई रिस्क होता है कि हमें लॉस ही होगा। हमें वहां पे कोई भी प्रॉफिट के कोई भी चांसेस वहां नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर यही है कि अगर हम लोग इसको समझ जाते हैं तो हमें ये पता रहेगा कि कहाँ पे रिस्क है, कहाँ पर हाई प्रॉफिट है, कहाँ पर लोअर प्रॉफिट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। So now the next topic is the need for trust, laws and regulations. So investment industry में trust, laws और regulation की क्या क्या जरूरत है, मतलब ये किस लिए हैं, तो बताइए। आप लोग के माइंड में जो भी आ रहा है, मतलब कि क्यों जरूरत है, लॉज की जरूरत क्या है, रेगुलेशंस की क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में। Ma'am, especially in the share market, if SEBI was not there or other governing bodies like regulatories were not there, then it would be like an unorganized system. It would turn into an unorganized system. Like it would be same like if a landlord is giving money to someone and there is no guarantee. मतलब interest के साथ what is the rate of interest and जो mutual bond है between the investor and the company, it would not exist. Yes, very good, excellent. Yeah, so the first point is to prevent fraud. Yeah, Yes. and Rudranil? मैम रेगुलेशंस की जरूरत इसलिए होती है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सेफ फील करे इन्वेस्ट करते वक्त, मतलब इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। Yes. Another, Aditi? Yes, and there is a need of for trust laws and regulations as a to maintain it. Like if someone has shorted a stock, so there is a chance that he or she will return it. Like if the broker has given you a stock on a loan. And you shorted it, so what are your chances you will return it? So there should be an upper party which is maintaining the both parties, so that there is no chances of fraud and such situation doesn't exist and the market goes smoothly. Otherwise the market will crash if everybody is gonna fraud. Very good, excellent. Excellent response from you all. So yeah, so this is the only reason why there is a need of trust, laws and regulation as we are talking about the financial management. So financial में जब भी हम लोग मतलब कोई पैसों वैसों की कोई बात आती है, अगर हम जनरल सेंस में भी सोचें, अगर कोई अपने फ्रेंड को भी कोई उधार दे रहे हैं तो ऐसे कोई एरा गैरा आ जाएगा और बोलेगा भाई मुझे 10,000 की जरूरत है, आप मुझे दे दो। तो क्या हम इजीली उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि क्या हम उसको पैसे दे दें वो हमें वापस करेगा नहीं करेगा, या मतलब वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा, या हमें उसका कोई एड्रेस ना पता हो। ये ऐसा होता है कि अगर हम किसी को 100 रुपीज भी देते हैं ना तो भी हमारे मन में रहता है कि यार पता नहीं वो बंदा देगा वापस कि नहीं देगा। तो अब जहां पर अगर हम ऐसे इंस्टीट्यूशन में अगर हम ऐसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेवर्स जो हैं वो उनको भी बहुत मतलब ये चाहिए कि वो ट्रस्ट वर्दी हो, कि वो जहां पर भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ट्रस्टफुल हो, कि सेवर्स को ये रहे कि उनका अमाउंट कहीं पे भी नहीं जाएगा और वो बिल्कुल सेफ है।
तो ये जरूरत है ट्रस्ट की। लॉज और रेगुलेशंस, जैसे साक्षी ने बताया कि सेबी है, सेबी क्या कर रहे हैं, सेबी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, पहले जब सेबी नहीं था तो बहुत सारी ये इनसाइडर ट्रेडिंग और ये सब चीजें होती थी। अब जब सेबी आया तो सेबी ने सारे रेगुलेशन बना दिए कि कंपनीज ये फ्रॉड कर सकते हैं, जैसे वो वाला हुआ था हमारा सत्यम और सहारा वाला जो फ्रॉड हुआ, ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग बॉडीज होती हैं जो कि हमारे पैसों को सेफ रखते हैं और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेफ फील करवाते हैं। सो दीज ऑल आर द नीड फॉर ट्रस्ट लॉज एंड रेगुलेशंस। ओके, सो क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो कल जो हमारी क्लास होगी, कल हम अपनी क्लास में सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पढ़ेंगे कि क्या क्या मतलब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं। और कल आप लोगों का मतलब एक छोटा सा रिकॉल होगा, मतलब जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें बस हमारे एमसीक्यूज होंगे या फिर देखते हैं जैसे पोल अगर हो जाएगा तो वो ठीक है। तो ताकि तुम लोगों को ऐसा रहे कि जो भी बेसिक्स तुम लोगों ने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। Sure, ma'am. Okay, ma'am. आज वाला समझ में आया सबको सेशन? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Absolutely. ma'am. Yes. साक्षी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? Yes, ma'am. No. Okay. And you all responded in a very, very good way. Now I am going to stop this recording.